Yes, Welcome everyone. My name is Tamanna. शबनम। वेलकम है आपका हमारे इस सारे सपने में। हमारा जो ये सारे सपने संस्था ये हमारे यहाँ लगभग 4 सालों से है। हमारी बैच से पहले भी 3 बैच यहाँ से पढ़ के गई हैं सीनियर दीदी, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जॉब कर रही है। और हमारे इस संस्था में अलग अलग राज्यों से लड़कियां आके पढ़ती है। जैसे अभी हमारे इस बैच में 6 राज्यों की लड़कियां हैं। मध्य प्रदेश, इधर बिहार, कुछ हिमाचल प्रदेश की भी है, कुछ झारखंड की है। तो यहाँ हमारे इस संस्था में 3 कोर्सों की पढ़ाई होती है। कोडिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्राइमरी मैथ एजुकेटर। इन 3 कोर्सों की पढ़ाई होती है और अभी हमारी कोर्स भी बढ़ चुकी है। तो हर कोर्स में अलग अलग लड़कियां हैं जो अपनी पढ़ाई कर रही हैं। और इन तीनों कोर्स के अलावा भी हमें सेल्फ हेल्प सोसाइटी, पहलवानी, इंग्लिश, भाषा सेशन, ये सब सेशन भी पढ़ाई जाती है। So, पहलवानी means entrepreneurial mindset. Oh, Yes. yeah. मतलब समस्याओं की मतलब हल निकालना और संभावनाओं में पहल करना मीन्स हमें जो चीज़ मतलब आती नहीं लेकिन हम उस चीज़ को बार बार करने की ट्राई करते हैं, तो इसे मतलब पहलवानी कहते हैं। एंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीन्स सेल्फ यानी कि अपने आप को समझना पहले, फिर समाज को समझना। जैसे कि पहलवानी ये वाला नहीं। नहीं, हाँ ऐसा नहीं। इसमें अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं, समाज में हो रहे कुरीतियों तो महिलाओं की स्थितियों के बारे में जानना, ये पढ़ते हैं। एंड आपका स्वागत है यहाँ पे कि आपने हमारे लिए इतना कीमती समय दिया। यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं मतलब जिन्होंने आपके लिए प्रश्न हैं, वो आपसे पूछेंगी और आपको उनके जवाब देंगे। तो मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले मेरा नाम शामली है, मैं यहीं कनवाड़ी में ही बड़ी हुई। और जैसे अभी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैंने फिजिक्स में बीएससी करी है प्रिया यूनिवर्सिटी से। चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है, और वो अभी जस्ट खत्म हुआ पिछले महीने। और अभी समर के लिए मैं घर पे आई हूँ। और इसके बाद अगस्त में मेरा अगला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यूएस में। बफेलो करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं मास्टर्स एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसका मास्टर्स एंड पीएचडी इन फिजिक्स करने जा रही हूँ। तो अगले अगस्त में स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे हमारी कुछ लड़कियां क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो पहले है नम्रता। दीदी मेरा क्वेश्चन है, आपने बिना स्कूल की सहायता लिए हुए घर पर पढ़ाई की आपने, तो आपको उससे क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि हुई है? मतलब आप आज जहाँ पहुंची हूँ, ये क्या क्या हुआ? ठीक है, घर पर पढ़ने से क्या फायदे हुए? आई थिंक सबसे बड़ा फायदा घर पे पढ़ने का था कि मैं समय को अपने आप से मैनेज कर सकती हूँ कि मुझे क्या चीज़ कब करनी है, क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने का मन है। जैसे मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं काफ़ी समय बिता सकती हूँ उस चीज़ पे। मुझे बचपन में कारपेंट्री का बहुत शौक था, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ कारपेंट्री की चीज़ें बनाना, खिलौने बनाना, इस तरह की चीज़ें कर सकती थी। पर दीदी आप तो स्कूल भी नहीं गई, फिर आपके फ्रेंड्स कैसे बने? ये भी अच्छा सवाल है। हाँ। मतलब गाँव है यहाँ पे, तो लोग तो हर जगह ही होते हैं, बच्चे भी हर जगह ही होते हैं, और स्कूल के बाद भी मतलब मस्ती कर रहे होते हैं सभी। तो बचपन में मेरे पेरेंट्स स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तो मैं उनके साथ जाती थी, वहाँ दोस्ती वोस्ती करी। फिर मतलब गाँव में ही रहते हैं, सब जगह ही लोग हैं, तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता दिक्कत थी। मैं और लोगों को भी जानती हूँ जो घर पे ऐसे पढ़ते हैं, और जो शहरों में रहते हैं मेरे ख्याल से उनको दोस्त बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि शहरों में सबकी जिंदगी एकदम बहुत पैक्ड होती है। जो पेरेंट्स है वो ऑफिस जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जा रहे हैं, उसके बाद ये क्लास वो जा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है दोस्त दोस्त बनाने की। मेरे ख्याल से गाँव में थोड़ा सबका रिलैक्स लाइफस्टाइल होता है, तो लोग मिल जाते हैं स्कूलों के बाद भी। थैंक यू दीदी। सेकंड क्वेश्चन अपने दीदी मेरा ये क्वेश्चन है, आप स्कूल में स्टडी नहीं किया आपने, तो आपको कॉलेज में एडमिशन कैसे मिली? हाँ, ये तो अच्छा सवाल है बहुत। तो स्कूल में, मैं स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था बचपन से ही। मेरे पेरेंट्स दोनों ही एजुकेशन में ही काम करते हैं, तो घर का एनवायरनमेंट वैसा था कि मुझे पढ़ाई करने का काफ़ी शौक है। और उसके बाद जब मैं 10th की एज की आई, तब मुझे लगा कि मुझे मन है कॉलेज जाने का। और तो मैंने देखा कि उस चीज़ के लिए मुझे कॉलेज अगर जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, मिनिमम 11th शायद बोर्ड नहीं होता है, इसलिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें करोगे तो हायर चांसेस कि आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, और ऑप्शंस भी खुल जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो और मुझे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, साइंस मैथ में, तो मैंने इस हिसाब से देखा कि अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैंने 10th का चूज़ किया कि मैं ये 5 सब्जेक्ट करूँगी, पता किया क्या क्या बोर्ड्स हैं,
एक NIOS करके ओपन बोर्ड होता है एंड देन एक कैम्ब्रिज बोर्ड होता है। मुझे कैम्ब्रिज बोर्ड अपने हिसाब से सही लगा, उसकी टेक्स्ट बुक्स फिर घर पे मंगाई, पढ़ना शुरू किया और उसके एग्जाम्स किए। फिर अगले तो खैर कोविड हो गया था उसके बाद, लेकिन फिर भी अगले 2 साल फिर 12th की प्रिपरेशन की, 12th का एग्जाम दिया। एंड मैं जिस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती थी, जैसे क्रिया यूनिवर्सिटी या फिर अशोका यूनिवर्सिटी या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, ये इनके पास एक लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज का प्रोग्राम होता है। और उसमें क्या होता है कि आपको पहले से नहीं बताना है कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है या मुझे मैथ पढ़ना है या मुझे ये चीज़ पढ़नी है। उसमें पहले साल 3 या 4 साल का प्रोग्राम होगा और पहले साल में आप अलग अलग तरह के बहुत सारे कोर्सेज करते हो। जैसे यहाँ पे भी आके आपका पहले मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीना आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा प्रोग्राम करना है। तो वो भी वैसा ही है। तो 1 साल हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, उसके एंड में मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिजिक्स करना है। तो वो भी थोड़ा इस तरह का ओपन एनवायरनमेंट था कि मैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें, मुझे क्या क्या करना है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो मैंने एग्जाम्स दिए चलते थे उसके लिए, तो मैंने एग्जाम्स किए, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उसमें एक स्टेटमेंट भी लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है कि आप क्यों यहाँ जाना चाहते हो। तो वो सब किया और तो मेरे ख्याल से मतलब मुझे पहले से ही आइडिया लग गया कि कॉलेज तो जाना ही जाना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो प्लानिंग हो गई पहले, इसलिए मेरे ख्याल से हो पाया। काजल। तो दीदी मेरा सवाल है कि मतलब आपने मतलब क्या आपने कभी इंटर्नशिप की है? हाँ, इंटर्नशिप मतलब ऑन पेपर इंटर्नशिप मैंने पहली बार कॉलेज जाके ही करी। तो हमारे कॉलेज में हर समर में आपको इंटर्नशिप कुछ तो करनी होती है। तो पहले साल में मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे किस चीज़ में काम करना है, किस चीज़ में इंटर्नशिप करनी है। तो एक कथा करके संस्था है जो बुक पब्लिशिंग कंपनी है और वो तमिलनाडु के छोटे गांव में स्कूल भी खोलते हैं। तो पहले साल मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी। और यूनिवर्सिटी में एक बार चले जाओ तो कॉलेज के पास अपॉर्चुनिटीज आती है, लोग आते हैं कि आपके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आए, तो वो चीज़ें देते हैं। तो कॉलेज के थ्रू बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो एक पहले साल मैंने वो किया था, कुछ सोशल मीडिया का काम था उसमें कि उनका जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे उसका सोशल मीडिया का प्रोग्राम बनाना था कि हर महीने हर हफ्ते क्या क्या करेंगे सोशल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाने के लिए। फिर दूसरे साल तक मुझे ये आइडिया हो गया था कि मतलब अब तो मैं फिजिक्स ही कर रही हूँ, यही करना है। तो अगेन यूनिवर्सिटी में हो, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे बातें कर करके जान जान के मुझे पता लगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और बाहर क्या क्या यूनिवर्सिटीज है, क्या क्या जगह है, लोग जो काम कर रहे हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो पुणे में एक कॉलेज है आईसर पुणे करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। वहाँ पे एक प्रोफेसर हैं जो एक फिजिक्स की एक फील्ड में काम कर रहे थे जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, प्रोफेसर को ईमेल लिखी कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। और मैंने लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया। उस समय मुझे था कि समर में कुछ तो इंटर्नशिप करनी ही करनी है और मुझे फिजिक्स में ही करना है, चाहे कैसा भी मिल जाए। तो मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स को इंडिविजुअली मेल किया कि आपका काम बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने ये कर रखा है, तो कैसे मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे ले लो। मतलब सबको, बहुत सारे लोगों को मेल किया। फिर बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये तो प्रोफेसर्स को मेल करना मतलब तो खुद का था कि बस अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ, प्लीज़ मुझे ले लो। लेकिन कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती भी हैं जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बनी है। वैसे भी बहुत जगह अप्लाई किया, ज़्यादातर जगह नहीं होता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई किया तो 1-2 जगह हो भी गया मेरा। उससे मुझे ये पुणे वाली अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो तो मैंने दीदी मतलब आप तो कभी स्कूल में नहीं गए, मतलब ज्यादातर बाहर भी नहीं गए होंगे, तो आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि मैं इंटर्नशिप करूंगी दूसरी जगह जाकर? तो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? मेरे ख्याल से अपने आसपास के लोगों को देख के तो मिलता ही है। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ, यहाँ पे साझे में और आविष्कार में इतने सारे लोग हैं जो कितनी दूर दूर से आए हैं, कितनी सारी मुश्किलों को पार करके यहाँ आए हैं और वो सब वो कर रहे हैं जो उनको मजा आ रहा है करने में। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मन है ये करने का और उनको दिखता है कि ओ आविष्कार कितनी अच्छी जगह है, साझी कितनी अच्छी जगह है, चलो मैं यहाँ आ जाती हूँ। बस उनको बोलती हूँ कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ क्या। तो मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को देख देख के तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो ऐसा सोच सकते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मैक्सिमम क्या होगा ना, रिजेक्ट कर देंगे। तो आई थिंक वो एटीट्यूड लोगों सबको दिख दिख के आता है, बाकी सबसे इंस्पायर होके आता है। और कॉलेज में भी जाते हो, बाकी सब स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, प्रोफेसर्स हैं जो पुश करते हैं कि मेल तो कर दो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, एनीवेज नहीं जाने वाले थे वहाँ। तो मतलब जब मैं उस समय इंटर्नशिप ढूंढती थी तो काफी डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं करी है, फिजिक्स इतना इंटेंसली पहली बार कर रही हूँ, तो मेरा क्वालिफिकेशन उतना ज्यादा भी है नहीं। मैंने 10th किया है, 12th किया है और 1 साल फिजिक्स किया है। तो जो प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं उनको तो लगेगा ना कि पहली बार आ रही है, इसको क्या पता होगा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा लोगों को रीच आउट करना पड़ता है कि
इतने लोगों को पूछो कि एक ना एक भी हाँ बोल दे तो हो जाएगा सेट। तो उस समय तो काफी काफी ज्यादा, हर दिन किसी को ईमेल लिख रही हूँ, कोई जवाब दे रहा है, फिर दोबारा कुछ बोल रही हूँ, कि ढूंढते रहो कुछ ना कुछ तो मिल गया। तो मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट था बाकी लोगों से सीखना, कि कोशिश तो करो, क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो पक्का ही नहीं मिलेगा। थैंक यू सलोनी, बहुत अच्छे दीदी जैसे आपने बचपन से आपके पेरेंट्स से पढ़ा है आपने, मतलब आप एकदम से कॉलेज गए, घर पर कैसा होता है पेरेंट्स से ना पढ़ो पढ़ो, मतलब उतना डर नहीं रहता, एकदम मतलब वहां जाके आपने टीचर से पढ़ाई की, आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल हुई। मुझे तो मैं नोट्स लेने भी नहीं आते थे, क्योंकि मैंने क्लासेस भी नहीं ली है। तो सबसे पहला, जब हमारा पहला ट्राइमेस्टर हुआ, फिजिक्स के कोर्सेज हुए, तो सारे ही कोर्सेज काफी घटिया हुए, क्योंकि मुझे नोट्स लेने नहीं आ रहे हैं। अगर क्लास में चीजें समझ भी आ रही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जल्दी जल्दी लिखूं, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी बोर्ड पे हो रहा है, सब कुछ लिखना भी है, समझना भी है, उसके बाद क्लास आने से पहले भी कुछ पढ़ना होता है, फिर वो क्लास में काम देते हैं उसको भी पढ़ना होता है। ये सब चीजें तो मैंने हमेशा अपने आप से करी है, अपने समय में अपना समय निकाल के किया है। सडनली किसी और का स्ट्रक्चर आ गया है उसपे, तो डेफिनेटली दिक्कत हुई। लेकिन आई थिंक एक चीज जो काफी फायदेमंद थी, कि जब मैं खुद से घर पे पढ़ती थी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुमको ये डेडलाइन पे सबमिट ही करना है। तो उसकी वजह से अपने आप को डिसिप्लिन करना आया, कि क्योंकि अगर मैं कोई चीज करना चाहती हूँ और वो नहीं करूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर मुझे करना है तो वो खुद की मोटिवेशन से ही होगा। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से खुद को डिसिप्लिन करना और खुद का मोटिवेशन काफी स्ट्रांग हुआ, जिसकी वजह से कॉलेज में जाके इतनी दिक्कतें तो आई, लेकिन वो सब मैं हैंडल कर पाई। मैं लोगों को रीच आउट कर पाई, मदद मांग पाई, क्योंकि मतलब वही वाली चीज है कि कोशिश तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे पहला हमारा सेमेस्टर हुआ, मुझे नोट्स लेने भी नहीं आ रहे थे, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो मैं प्रोफेसर के पास गई कि देखो ऐसी दिक्कत हो रही है, मुझे मदद चाहिए। तो उनके पास अलग से जाओ, वो अलग से बैठ के चीजें समझाएंगे। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कैसे अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे चीजें सीखनी है, कैसे क्लास में वो क्या बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्या बोर्ड पे लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, खुद के सवाल आ रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो इतनी सब चीजों को शुरू में दिक्कत आई बिल्कुल, लेकिन आई थिंक धीरे धीरे समय के साथ मैनेज कर पाई। लोगों से बात कर करके, लोगों को मदद मांग मांग के डेफिनेटली हो पाया। दीदी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मतलब आपने यहाँ पे घर पे पढ़ाई की, तो उसके हिसाब से मतलब आप वहाँ एडजस्ट, मतलब दोस्तों को मतलब दोस्त कैसे बनाए? मतलब वो तो खैर पहला वाला क्वेश्चन सिमिलर था, कि यहाँ पे भी दोस्त बन ही गए। मतलब वहाँ तो मतलब बड़े लोग, मतलब बड़े फ्रेंड्स से, मतलब आपके लेवल के थोड़े से तो बड़े ही होंगे ना आपसे। हाँ, मतलब मैं जब पहली बार गई तो मेरी एज के थे और फिर सीनियर्स वगैरह होते। तो मतलब आपने एडजस्ट कैसे किया इतने सारे लोगों से साथ? एडजस्ट कैसे किया था? मतलब आप specific- मतलब घर पे थे आप तो, दो मम्मी पापा घर के कुछ ही लोग थे, आप कॉलेज में कितने सारे लोग थे, तो उनके साथ बोलने में। मतलब घर पे, मैं सिर्फ घर पे नहीं थी, मैं आसपास भी दोस्तों से मिलने जाती थी, कुछ दोस्त थे मेरे, हम लोग हर दिन शाम को फुटबॉल खेलते थे, ऐसे मतलब लोग तो थे ही आसपास। तो मैं शायद सवाल नहीं समझी आपका। और जैसे कि वो बोल रही है आप घर में रहे हो, अब अचानक से आप कॉलेज गए हो, तो वहाँ के नेचर में आप कैसे ढले, वहाँ के हर चीज को कैसे आपने एडजस्ट किया? मेरे ख्याल से कॉलेज में क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ भी होता होगा कि दिन में इतनी सारी चीजें हो रही है, इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, इतना सारा, सुबह ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इतना सारा कुछ हो रहा है, जो शायद क्लासेस में जा रहे हो, इवेंट्स अटेंड कर रहे हो, खुद का पढ़ाई कर रहे हो, इतना कुछ हो रहा है कि वो एडजस्टमेंट पीरियड या ये नहीं जम रहा वो नहीं जम रहा, वो सब सोचने का उतना समय नहीं होता है। एडजस्ट बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, ऐसे पीट पीट के एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। इतना कुछ हो रहा है दिन में, इतनी सारी चीजें अटेंड कर रहे हो, कि वो सब शायद सोचने का उतना मौका नहीं मिलता। तो भाई जैसे चल रहा है करते रहो, जस्ट कोशिश करो कि हर चीज में जितना अच्छे से कर सकते हो, जितना अपने आप को डाल सकते हो उसमें, बस वो कोशिश करते रहो, सब सब हो गया सब उस तरफ से। दीदी जैसे कि मुझे पता चला आपने फिजिक्स का कोर्स किया है, आगे का आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहती हूँ, काफी सोचा है इसके बारे में। आ, अभी तक इतना शायद क्लियर नहीं है मुझे क्या बनना चाहती हूँ। मुझे ये मालूम है कि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है और फिजिक्स में ही रिसर्च में काम करना है। तो ऐसे लोग ढूंढने जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, कि मैं उनके साथ काम कर सकती हूँ और फिर धीरे धीरे अपना कुछ कोशिश कर सकती हूँ अपना रिसर्च करने की। तो अभी अभी के लिए तो मैंने 5 साल के प्रोग्राम में एडमिशन हुआ, तो अगले 5 साल तो ये करना है।
और इसके बाद भी मुझे मेरे ख्याल से जैसे फिजिक्स में ही जब पीएचडी कर लेते हो उसके बाद आप पोस्ट डॉक पोजीशन कर सकते हो, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च करते हो अपनी किसी के साथ या अपने से रिसर्च करते हो। उसके बाद हो सकता है प्रोफेसर बनने का मन करे, या तो स्कूल में पढ़ाने का या तो कॉलेज में पढ़ाने का। तो ऑप्शन हैं, अभी उतना शायद उतना आगे तक नहीं सोचे। दीदी जब आप घर में पढ़ाई करते थे तो क्या बोर नहीं होते थे? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं हुआ शायद मुझे। और ठीक है, बोर होना भी तो अच्छी चीज है ना, बोर होने से फिर कुछ चीजें ढूंढोगे कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हुआ नहीं, मुझे काफी चीजों में इंटरेस्ट है, काफी कुछ कुछ तो होता रहता था, कुछ कुछ करती रहती थी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन है कि आप मतलब आप घर पे ही पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, तो आप जैसे कि आपका बुक होता था तो आप सारे बुक खुद से पढ़ते थे या पेरेंट्स से कोई मदद? जब मैं बहुत छोटी थी तब तो खैर खुद से पढ़ना काफी मुश्किल होता है, गाइडेंस चाहिए, तो तब पेरेंट्स की काफी गाइडेंस लेती थी। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो अपने आप से कर पाई। और 10th 12th का तो काफी खुद से ही किया। और उसमें जो मतलब जैसे फिजिक्स 10th में जैसे फिजिक्स की बुक है, उसमें जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगता हो तो फिर आप उसे कैसे मतलब सॉल्व करते थे? घर पे एक तो 2 पेरेंट्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करो, और कोई मिलता है डिस्कशन करो। गूगल है पूरा का पूरा, मैंने बहुत गूगलिंग किया है, जो भी चीज नहीं समझ आती करते रहो, कुछ ना कुछ तो था। और शायद अगर जवाब ना मिले तो और लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास सेम सवाल है, और तो समझ में आता है कि शायद ये इस चीज का अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है अभी तक। मतलब और बहुत सारी किताबें थी, जैसे मेरी एक टेक्स्ट बुक है तो मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, और भी बहुत सारी फिजिक्स की किताबें हैं जो सेम सिलेबस तो 12th का सेम ही है, सेम ही सब्जेक्ट्स सेम ही टॉपिक्स वो भी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। तो और बहुत जगह से पढ़ना कि इसी चीज के बारे में बाकी लोग क्या क्या बोल रहे हैं, और बहुत अलग अलग ऑथर्स की चीजें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं से कोई किसी ना किसी ने ऐसा लिखा होगा जो सवाल आपके दिमाग में था उनके दिमाग में भी आया, तो उन्होंने भी उसके बारे में बात करी। और जैसे ये 10th में तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में तो 3 आ गए आपके, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो और उसके बाद जो आर्ट्स में आ गए, तो आप फिजिक्स के साथ तो बायो और केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे ना? हाँ, 10th में तो किया आपके 3 फिजिक्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री आप बायो। कैसे कवर कर लेते थे खुद से? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ज्यादा टाइम आप किसे देते, फिजिक्स को या इन दोनों को भी, या सब सेम होता था आपका? वो डिपेंड्स कि मैंने किस चीज क्या चीज मुझे आसान पड़ रही है, क्या चीज मुश्किल पड़ रही है। जैसे बायो मैंने 10th में पहली बार लिया, उसके पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ा था लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा था, तो वो मेरे लिए काफी नया था। और मेरे घर में पेरेंट्स तो फिजिक्स और मैथ में ज्यादा काम करते हैं, बायो में इतना नहीं है, तो वो काफी नया था, उसमें काफी समय बिताना पड़ा। इंग्लिश मैंने कभी इसे टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा था पहले, हमेशा बस किताबें बहुत ज्यादा पढ़ती थी, और मतलब घर में क्या लोगों से बात करी है इंग्लिश में, और किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश टेक्स्ट बुक से कभी नहीं पढ़ी, तो वो भी डिफिकल्ट था, उसमें भी काफी समय बिताना पड़ा। तो मतलब आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कि मेरा क्या मैंने पहले कर रखा है, क्या चीजें मुझे आसान पड़ती है, उसके हिसाब से एलोकेट किया कि किस पे कितना समय बिताने की जरूरत प्रीति, जैसे आपने दी अपने करियर में इतने सारे इंटर्नशिप की है, तो क्या आप कुछ टिप्स दे सकते हैं इंटर्नशिप की, मतलब जैसे कि क्या क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर इंटरव्यू होता है, और इंटर्नशिप में मतलब जैसे कि अलग अलग तरीके की तो होती हैं, तो उनमें क्या क्या आपने किया, क्या क्या हम कर सकते हैं? है। मतलब सबसे पहला तो मैंने जैसे पहले बोला कि इंटर्नशिप ढूंढने के लिए बेझिझक जितने लोगों को रीच आउट कर सकते हो करो। आपको अगर मालूम है कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, तो मतलब ये ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेप हो चुका है कि आपको मालूम है मुझे इस चीज में इंटर्नशिप करनी है। तो जितने भी लोग मिल रहे हैं सबको रीच आउट करो, और शायद हर इंसान से अपॉर्चुनिटी नहीं मिले लेकिन उनसे गाइडेंस मिल सकती है कि वो इस फील्ड में काम करते हैं, आप शायद उनके साथ नहीं काम कर सकते, लेकिन वो आपको बोल सकते हैं कि ये लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप इनको रीच आउट कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से लोगों को रीच आउट कर करके ये भी समझ में आता है क्या चीजें ईमेल में बोलनी होती है क्या नहीं बोलनी होती है। कुछ कुछ लोगों को मैं ऐसा ईमेल भेजूंगी कि वो शायद मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया, वो जवाब ही नहीं देंगे कि ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, उनके बारे में ऐसा बोल दिया, या उनको डॉक्टर उनका अगर डॉक्टर पहले लगता है या ये पहले लगता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो कर करके मिस्टेक्स कर करके पता लगती है कि क्या गड़बड़ किया क्या सही किया। तो मैं ऐसे लोगों को रीच आउट करती थी, अपने प्रोफेसर से पूछती थी कि आपको कोई मालूम है जिनको मैं पूछ सकती हूँ इंटर्नशिप के लिए।
तो सबसे पहला तो मेरा यही टिप रहेगा कि जितने लोगों को रीच आउट कर सकते हो करो, कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और एक बार मैं इंटर्नशिप में पहुंच गई, तब क्या क्या किया मैंने वहाँ पे आई थिंक इंटर्नशिप में काम करने में मेन चीज जो काफी फायदेमंद थी कि मैं जितनी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती हूँ वहां पे मैं कर लेती थी। मुझे जितना काम दिया गया है वो तो करना ही है, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि वो कोई और चीज कर रहे हैं और मैं शायद उसमें भी मदद कर सकती हूँ, तो उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करना, कि जितनी ज्यादा मैं चीजें वहां कर सकती हूँ करूँ, और इससे धीरे धीरे पता लगेगा कि ये चीज में मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, ये शायद मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, इस पर और काम करने की जरूरत है, ये शायद मैं अच्छा कर रही हूँ लेकिन मुझे मजे नहीं आ रहे इसमें। तो मतलब अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व करना, वहां पे हर तरह के इंसान से इंटरेक्ट करना। जैसे इंटर्नशिप में मैं गई तो मैं जिस ग्रुप में काम कर रही थी उसमें एज ग्रुप भी काफी डाइवर्स था, मेरे एज के भी थे, और प्रोफेसर जो है वो तो काफी उनकी एज ज्यादा है, और कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स भी थे, कुछ मास्टर्स स्टूडेंट्स भी थे। और जब मैं गई थी इंटर्नशिप के लिए ये पुणे में, तो उस समय मैं बाकी यूनिवर्सिटी आगे मतलब क्रिया के बाद के लिए भी अप्लाई कर ही रही थी। तो वहां पे जितने भी लोग थे मैं सबसे बात करती थी सेम इसी चीज के बारे में, कि आपने आपने आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, आपको ये इंटर्नशिप कैसे मिली, क्योंकि मुझे तो मिल गई अपने तरीके से, लेकिन उनको भी वो तो किसी तरह से यहाँ आए हैं, उनका कुछ उन्होंने अंडरग्रेड किया, फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया, या फिर उन्होंने इंटर्नशिप करी, उनको ये कैसे मिले। तो सबसे इसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव मिल पाएंगे उतना ज्यादा आप ढूंढ पाओगे कि इन सारे पर्सपेक्टिव में से मैं कहाँ फिट होती हूँ, कि ये इसकी स्टोरी रही है, ये इसकी स्टोरी रही है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल ही अलग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हर एक में से थोड़ा 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 कुछ कुछ जुड़ जुड़ के अपनी स्टोरी भी, अपने आप को भी फिट कर पाते हो, देख पाते हो कि उन्होंने ऐसा किया तो शायद मैं भी वैसा कोशिश कर सकती हूँ। क्योंकि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना मैंने तो पहले कभी नहीं किया है, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, और शायद वो कभी नहीं मालूम होगा जब तक मैं वो चीज कर नहीं लूंगी। तो लोगों से बात कर करके आइडिया लग सकता है कि वो चीज कैसे होने वाली है, क्या आगे होने वाला है। और जैसे आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, तो आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो उनमें क्या मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आप हमें बताना शेयर करना चाहोगे? जैसे कि सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सभी पूछते हैं इंटरव्यू में, तो हाँ, इंटरव्यूज के लिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एक तो जो क्वेश्चन वो पूछते नहीं है बट वो देखने की कोशिश करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको मालूम है उसके बारे में, वो संस्था के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मालूम होना चाहिए, मतलब उनको ये दिखे कि आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, ये आंखें बंद करके बस ऐसे अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको मालूम है कि मुझे ये करना है और ये काम होगा, और मैं इसलिए मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मुझे मालूम है क्या क्या काम करना है। तो वो ये सवाल नहीं पूछेंगे शायद, लेकिन वो ये देखना चाहेंगे कि आप प्रिपेयर्ड हो। और सवाल क्या क्या पूछेंगे इंटरव्यूज में? हम्म, ये पूछेंगे कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि हम जो काम कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खुद की ग्रोथ भी देख रहे हैं और हमारी संस्था की ग्रोथ भी देख रहे हैं। अम, हम्म, मैं तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग ऐसे मॉक इंटरव्यूज भी करते थे, एक दूसरे को पूछना कि मतलब जैसे मान लो अगर मैं मेरा इंटरव्यू होने वाला है तो दोस्त को मैं बोलूंगी कि मुझे बहुत सारे सवाल पूछ, ताकि मुझे भी पता लगे कि क्या क्या गैप्स हो रहे हैं, क्या क्या चीजों में मुझे कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। और इंटरव्यू मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि ये आपको मालूम होना चाहिए आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, लेकिन भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस रोल के लिए फिट हूँ, आपको मुझे लेना चाहिए, उनको ऐसा उनको आपकी बातों में लगना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज के बारे में, और वो मतलब कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं शादी काम कर भी नहीं पाऊंगी, तो वो उनको भी दिख जाएगा, और वो शायद फिर अच्छा आइडिया भी नहीं है वहाँ अप्लाई करने के अच्छा दीदी, इनका क्वेश्चन मतलब क्यों नहीं किया। शुरू में तो खैर मतलब मैं बहुत छोटी थी, मैं तो जब स्कूल 5 साल की होती थी तब तो पेरेंट्स का डिसीजन था कि स्कूल शायद जिस तरह से वो चाहते हैं कि मैं सीखूं स्कूल में शायद सीखना उस तरह से हो नहीं रहा है। तो बचपन में तो उन्हीं का डिसीजन था, लेकिन बड़े होके मतलब मुझे भी लगा कि मैं उस तरह से चीजें सीख पा रही हूँ जिस तरह से मुझे इंटरेस्ट है चीजों में
सीखने में, और मतलब मैं वो चीजें कर पा रही हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है और जिस तरह से मैं करना चाहती हूँ, और काफी फ्रीडम काफी ज्यादा है। तो इनिशियली डिसीजन तो मेरे पेरेंट्स का था, लेकिन बड़े होके मुझे भी, मतलब बीच में मुझे मन किया था एक बार कि चलो स्कूल जाती हूँ, लेकिन वो गई नहीं। और मुझे शायद लगा कि शायद हर इंसान के लिए नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मजे आते हैं। जैसे मेरे काफी दोस्त हैं जिनको स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उनके लिए वो चीज अच्छी है, लेकिन मेरे लिए शायद वो नहीं था, वो नहीं काम करता। और किसी को क्वेश्चन है कोई? मेरा हाँ, जैसे हम सभी घर में सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत करते हैं, तो आप उसमें खुद को कैसे मैनेज करते थे? आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या होती थी? कि चीजों को समझना, खुद की सॉरी क्या होती थी? मतलब Strategy, तरीका करने का, हाँ। वही तो, और चीजों को आप कैसे समझते थे? मतलब आई थिंक जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो चीज आप तरीका निकाल ही लेते हो करने का। जैसे जैसे मेरी बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक थी, मैं पहली बार बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक से पढ़ रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी वो, क्योंकि उसमें हमारे शरीर के बारे में, हमारे आसपास के पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में बताते थे। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था कि अब समझ में आ रहा है कि ये चीजें ऐसे ऐसे क्यों काम कर रही है। तो अपने आप ही मन करता था कि मैं वो चीज पढूं। और मेरे ख्याल से कोई भी चीज को अगर डेप्थ में पढ़ने लगोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मतलब इंटरेस्ट बनाना पहली चीज है, और उससे बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे हो जाती है। एक बार इंटरेस्ट बन गया तो स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी कि कैसे मैं इसको मैनेज करूं, कैसे अपने शेड्यूल में इसको भी फिट कर दूं कि ये करना है मुझे, क्योंकि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए वो हो जाएगा। और ऐसे मतलब कोई स्ट्रेटेजी क्या थी? नहीं, मेरा वही था कि आप इतने दिनों तक कैसे खुद को एक ही टाइम टेबल में बनाए रखे? नहीं नहीं, एक ही टाइम टेबल तो नहीं था। ये भी घर घर पे पढ़ने का एक काफी बड़ा फायदा था कि टाइम टेबल का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे कोई भी चीज कभी भी कर सकती हूँ वैसे तो, बस ये मैं मतलब ये था कि सुबह के समय मैं पढ़ाई करूंगी, शाम के समय बाकी सब चीजें करूंगी। तो उसके अलावा ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था कि जैसे मान लो इस हफ्ते मुझे मैथ का बहुत मजा आ रहा है तो मैं हर दिन ही मैथ कर रही हूँ इस हफ्ते, क्योंकि बस कोई किताब मिल गई जो बहुत अच्छी लग रही है, उसको पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। कोई पजल सॉल्व कर रही हूँ, कोई इंसान मिल गया जिससे बात कर रही हूँ मैथ के बारे में, तो वो बदलता रहता था। आई थिंक की चीज ये थी कि बस इंटरेस्ट है तो वो चीज होती रहेगी। और इंटरेस्ट बनाना मेरे ख्याल से वो अपने आप को एक्सपोज करने से होता है कि अगर ये किताब नहीं जम रही है तो ठीक है, और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बहुत सारे सोर्सेज हैं, इंटरनेट है पूरा, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे बातें कर सकते हो। तो इंटरेस्ट बना के रखना से चीजें हो जाती है। आपने कोई ऐसा डेडलाइन बना के रखा था कि मुझे आज ये कंप्लीट कर देना, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो आपने ऐसा कुछ सोचा था कि नहीं आज मुझे एक दिन में ये कंप्लीट कर देना इस टाइप का, या फिर जो आप पढ़ रहे हो आप कितने दिन में भी कंप्लीट हो, ऐसा कुछ? हाँ मतलब अगर कभी लगा मुझे कि डेडलाइन की जरूरत पड़ रही है तो कर लो डेडलाइन। जैसे 10th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम दिए, अब वो भी तो एक डेडलाइन ही है ना कि 10th का एग्जाम जाके उस दिन देना है, तो उसकी वजह से फिर डेडलाइन आ जाती है धीरे। ऐसे नॉर्मल डे में मतलब ऐसे चलता था? हाँ मेरे ख्याल से जब खुद से पढ़ने लगते हो तो खुद ही वो डेवलप होने लगता है। वो डिसिप्लिन, वो रिगर अपने आप से ही आने लगता है कि क्योंकि कोई कोई और है नहीं इसमें, मैं ही अपनी लर्निंग की मैं ही क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरी ही जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। मतलब मैं नहीं करूंगी तो वो नहीं होगा, मैं करूंगी तो ही वो होगा। तो आई थिंक वो जिम्मेदारी एक बार समझ में आने लगती है कि बस मेरा ही है ये, तो उसका ख्याल भी मुझे ही रखना। किसी भी क्वेश्चन? दीदी, घर पे रह के पढ़ना और स्कूल मतलब जाकर पढ़ना, दोनों की पढ़ाई में आपको कभी कुछ डिफरेंस लगा था? हाँ काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, और मैं तो खैर दोनों एक्सपीरियंस कर पाई कि मैं बचपन में घर में पढ़ी और उसके बाद कॉलेज गई। तो मतलब डिफरेंसेस तो एक है कि स्कूल या कॉलेज में वो शेड्यूल और डेडलाइंस वगैरह बाहर से आती हैं, खुद से पढ़ने में वो खुद से आता है। तो अपना टाइम मैनेज करना भी या तो कोई और कर रहा है या फिर आप खुद कर रहे हो, वो काफी बड़ा डिफरेंस होता है।
स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके साथ सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। वो मुझे एक चीज़ कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स के पास टाइम होता है क्लास के बाहर भी कि आप उनके साथ जाके समय बिता सकते हो, उनको जान सकते हो, क्लास के बारे में भी बात कर सकते हो और वैसे ही अलग चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हो। और स्टूडेंट्स थे साथ में, तो वो भी काफ़ी अलग नया अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब पढ़ाई भी हम सब साथ में बैठ के करें। हम आपस में जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर हम साथ में कुछ काम कर रहे हैं, वो भी नया था। तो उसमें तो बहुत मज़े आए। उम, और तो मतलब ये खैर स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, किस तरह से अम, स्कूल के साथ एंगेज कर रहे हो। उम, पता नहीं, मुझे तो मतलब कॉलेज में बहुत मज़े आए। मतलब क्या डिफरेंस लगा जैसे ग्रुप के साथ स्टडी करना और अकेले रहकर स्टडी करना? दोनों की अपनी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब खुद से करने में मेरे ख्याल से काफ़ी समय लगा पाती हूँ कि इसके बारे में सोचना है मुझे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, काम करते रहो, ढूँढते रहो, पढ़ते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। ग्रुप के साथ वो डिस्कशन के थ्रू हो पाता है कि अगर जैसे हमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते थे कॉलेज में कि ये चीज़ आपको प्रेज़ेंट करनी है, तो जब आपस में डिस्कशन करोगे, आपस में एक-दूसरे से सवाल पूछोगे, मैं शायद कुछ समझ रही हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी, उसको लगेगा कि नहीं, नहीं ये गलत है, फिर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे। वो चीज़ तो मुझे काफ़ी पसंद आई कि हम ऐसे मिल के काम कर रहे हैं, मिल के चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। हाँ, अभी अभी तो नहीं पूछ पा रही। अगर आपको खुद से लगता है कि कुछ बताना चाहिए तो आप शेयर कर दीजिए। जैसे कुछ घर का एक्सपीरियंस जो आपने अलग नोटिस किया, क्योंकि हम सारे उतने दिनों तक तो घर पे स्टडी नहीं किए हैं, तो आप स्टडी किए तो आप नोटिस किए होंगे कि क्या चीज़ें हम घर पे रह के पढ़ सकते हैं, या फिर ग्रुप स्टडी में क्या चीज़ है जो मतलब ज़्यादा मतलब फायदेमंद हो सकती है, आपको वैसे कुछ है? मेरे ख्याल से एक चीज़ तो काफ़ी फ़ायदेमंद थी, वो थी कि मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और मेरे घर पे बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पे भी लाइब्रेरी है। अम, तो मैं बचपन से ही बहुत बहुत किताबें पढ़ती थी। तो और वो कैसी भी किताब हो सकती है, कहानियों की किताब, कोई सब्जेक्ट की किताब, कोई किसी भी तरह की किताब, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको एक बार पढ़ने का मज़ा आ जाए और पढ़ना अच्छे से आ जाए, तब आप कोई भी चीज़ सीख सकते हो। मुझे कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके बारे में लोगों ने किताबें लिखी हैं। उसके बारे में इंटरनेट पे डाल रखा है लोगों ने। तो मतलब वो ऐसे टूल जैसा हो जाता है कि अब मुझे पढ़ना आ गया है और पढ़ने में मज़े आ रहे हैं, अब तो मैं कुछ भी सीख सकती हूँ। तो वो ग्रुप स्टडी में भी काम आएगा, वो इंडिविजुअल स्टडी में भी काम आएगा, वो हर चीज़ में काम आएगा कि मतलब उस चीज़ में एक बार पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया तब तो मतलब ऐसे दरवाज़े खुल गए कि अब तो कुछ भी हो सकता है। तो और उसको मतलब उसकी हैबिट बनाना पढ़ने की, कोई सी भी चीज़ हो सकती है, हर दिन कुछ तो पढ़ते रहना। मेरे ख्याल से वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि पढ़ने की हैबिट हो, क्योंकि कॉलेज में भी जाती हूँ मैं, तो कॉलेज में काफ़ी सारा कुछ पढ़ना होता है। क्लासेस के लिए क्लासेस के पहले पढ़ना है, क्लास के बाद में पढ़ना है, क्लास में ही पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो क्योंकि वो पहले से ही हैबिट थी तो काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। अम, और उससे फिर कि क्लास में जो चीज़ें हो रही हैं उससे उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। जिस जैसे मैं क्लास में अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं और मुझे उसमें से एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं उसमें और उसके बियॉन्ड भी जा सकती हूँ अपना खुद से पढ़-पढ़ के। हुँ, और इस तरह की चीज़। और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहोगे, जिस पे सवाल है? हाँ, दीदी आप जैसे कॉलेज में गए तो आपने बताया कि शेड्यूल काफी बिजी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ कहीं से भी इंस्ट्रक्शन आ जाता है और हमें वो करना पड़ता है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे हम लोगों को कि आपने कैसे मैनेज किया, उतना शेड्यूल बिजी था फिर भी खुद के लिए टाइम निकाल पाना? जैसे मैंने पहले बोला कि एक बार कॉलेज में चले जाते हो तो या फिर यहाँ आ जाते हो तो इतना कुछ हो रहा होता है कि अम, अपने लिए टाइम निकाल पाना शायद नहीं होगा उतना। और उसको मैनेज करना, एक्सक्यूज मी, मतलब मैनेज करना से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो अपने आप ही चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है कि सोचने का समय नहीं है
कि तो अब मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं ये नहीं मैनेज कर पा रही, वो नहीं मैनेज कर पा रही। ऑप्शन नहीं है, मैनेज तो करना ही करना है, क्लास तो जाना ही जाना है क्योंकि अटेंडेंस लगेगी, होमवर्क तो सबमिट करना ही करना है क्योंकि उस पे ये होगा वो होगा, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, तो मैनेज तो करना ही करना है। तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन ना होना काफी फायदेमंद चीज हो गई, कि अगर ऑप्शन होता तो शायद मैं सोचती कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, चलो इसको ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, करना ही करना है, तो हो जाता है। और मेरे ख्याल से उसकी वजह से अपने आप को ज्यादा चीजों में डालना भी अच्छी चीज है, कि अपने आप को हर चीज में डालो ताकि अम, आपका दिन वैसा हो कि ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, फिर इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो हर दिन आप वापस अपने कमरे में जाओगे तो दिमाग में ऐसे हजारों चीजें घूम रही कि आज मैंने इतना कुछ किया, आज इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करी। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे ख्याल से, और बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। सामने एक सवाल। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि असाइनमेंट काफी मिलते हैं और इनकम से भी थोड़ा बिजी है, पर मैं कई सारी लड़कियां ऐसी जो असाइनमेंट ही नहीं करती, क्या एडवाइस देना चाहूंगी? और टाइमिंग 9 बजे की है, आते हैं लोग 9:04 में 9:05 में है। असाइनमेंट ना सबमिट करने का तो मेरे ख्याल से मेरे कॉलेज में भी ऐसे लोग तो होते हैं जो असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाते, या फिर क्लास में कुछ लोग तो क्लास ही नहीं आते। तो मेरे ख्याल से जो जो यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए स्ट्रक्चर सेट किया है कि आपकी ये क्लासेस होंगी, ये आपको असाइनमेंट सेट करना है, वो उन्होंने सोच समझ के बनाया है। तो मिनिमम उतना तो करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं मिनिमम वो कर लूंगी तो मैं इतना सीख लूंगी जितना वो सिखाना चाहते हैं। अगर मिनिमम वो भी नहीं किया तो मैं वो भी नहीं सीख पाऊंगी जो वो सिखाना चाहते हैं। तो अगर मुझे उससे ज्यादा सीखना है, अपने अपने इंटरेस्ट की पे काम करने हैं, तो मिनिमम वो तो करना ही करना है, उसके अलावा मैं और चीजें कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो जिनको क्लास में समझ नहीं आ रही चीजें, दिक्कत हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो क्लास या तो आते नहीं है या तो असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे असाइनमेंट करना, वो सबमिट करने के लिए नहीं कर रहे हो आप, असाइनमेंट कर इसलिए रहे हो क्योंकि उसको करने के प्रोसेस में सीखने को मिलता है, और वो करोगे सीखने को मिलेगा। उससे सवाल बनेंगे कि मैंने ये करा तो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो अगली क्लास में जाओगे, सवाल पूछोगे, टीचर कुछ नया बताएगा, तो वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को मदद करेगा। तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया है। तो मुझे लगता है कि मिनिमम तो उतना करना ही करना है, और हो सके तो उसके बियॉन्ड भी करना है। तो हाँ, मेरे ख्याल से मतलब जिनको क्लास में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रही चीजें, वो ज्यादातर इसीलिए होती थी कि वो मिनिमम चीजें जो है वो नहीं कर पा रहे, या वो कर नहीं रहे हैं, बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। दूसरा तुमने क्या चीज बोली? यही था कि क्या एडवाइस इनको क्या देना चाहोगे, असाइनमेंट नहीं करते? आ, मतलब यहाँ पे नई जगह है, नए लोग हैं, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस हैं, सब चीज जितना अच्छे से कर सकते हो करो। अम, क्योंकि ये काफी काफी यूनिक जगह है, जहाँ पे इस जगह पे इतने अलग अलग जगह के लोग आए हुए, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्रेशियस समय है, बहुत ही प्रेशियस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है यहाँ पे। तो जितना अच्छे से कर सकते हो हर चीज करो, ये यही एडवाइस रहेगी मेरी। दीदी जैसे संध्या दीदी और सरित सर को तो जानते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए और आपके बीच कैसा रहा है? जैसे फ्रीडम टाइप का आप बोल रहे हो कि मुझे फ्रीडम मिला। हाँ, सॉरी मैं सवाल नहीं समझी शायद। पेरेंट्स और डॉटर के बीच का रिलेशनशिप कैसा रहा है जो फ्रीडम महसूस किया? ओ एक तो मेरे ख्याल से था कि उनको काफी फेथ था कि अम, मतलब उनको भी ये कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं अपना फिगर आउट कर सकती हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सोच के कर रही हूँ, मैं दिल से कर रही हूँ, मैं मतलब मैं ठीक कर रही हूँ। उनको मुझ में काफी कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से मुझको भी अपने अंदर और कॉन्फिडेंस आता है। आई थिंक वो काफी काफी इम्पोर्टेंट चीज थी। अम, हाँ, फिर ये था कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए? ओह,
वो तो खैर पेरेंट्स ही बता सकते हैं शायद। ये नहीं आपको मिला है तो आप कुछ बता सकते हो। पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? अम, मतलब एक तो ये था, मैं छोटी थी तो बचपन में तो किसी को कुछ ज्यादा चीजें पता नहीं होती है, ऐसे हम आंख बंद करके पैदा होते हैं, कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। तो एक्सपोजर देना, अपॉर्चुनिटीज देना, कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं हर चीज में, थोड़ा थोड़ा बताना कि ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, वो काफी फायदेमंद था, बहुत एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से फिर मतलब हर चीज से ना कुछ तो कुछ सीखने को मिल ही जाता है। और उससे ये भी पता लगता है कि इतनी सारी चीजें हैं, ये चीजें मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, ये चीजें नहीं कर पा रही हूँ, ये चीजें में मुझे मजा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। वो ऑप्शन तो तभी मिलेगा ना जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो जो बहुत सारी अलग अलग चीजों को एक्सपोज करना, जैसे किताबें फॉर एग्जांपल मैं बोल रही थी, तो मेरे घर में बहुत तरह की किताबें हैं, और मेरे पेरेंट्स तो फिजिक्स और मैथ में ज्यादा काम करते हैं, और मेरा भी इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, लेकिन हमारे पास किताबें हर तरह की चीजों की है। तो वो वही चीज है, मतलब घर में बहुत सारी किताबें हैं, वो लोग भी बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, तो उससे मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मैं भी किताबें पढूं, मैं भी देखूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जानकारी है दुनिया में। um, इस तरह का आई गेस आई थिंक वो उन्हीं से पूछना ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। ये तो भी है, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि पेरेंट्स ना पहले लिमिट सेट कर देते हैं, तो हम ज्यादा सोच नहीं पाते उससे आगे, क्योंकि हमारी लिमिट पहले फिक्स हो जाती है। तो इस वजह से। और दीदी है, आ, जैसे आपने बोला कि आपके घर में मैथ के टीचर हैं, फिजिक्स के, तो आपका इंटरेस्ट कैसे जागा उसमें कि आपको फिजिक्स ही लेना है? मतलब देखकर कि मतलब मम्मी पापा भी पढ़ते हैं, तो आपको भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हाँ, अच्छा मतलब घर पे बहुत डिस्कशन होता है फिजिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में, तो अब यही सुनती रहूंगी तो मतलब मुझे भी लगेगा कि हाँ काफी सही चीज लग रही है। और उनको जब अपनी चीज में इतना इंटरेस्ट है तो दूसरे देखने वाले को भी लगता है ना कि काफी सही, जैसे आप भी यहाँ जैसे सुरभि अपना काम करती है, कितने पैशन से करती है, कितना मजा आता है उनको करने में, तो उनको देख के मुझे भी लगेगा ना कि मतलब इतना मजा आ रहा है उनको, कुछ तो होगा, और मैं करने लगूंगी, मुझे भी मजा आने लगेगा उसमें। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट तो किसी भी चीज में बन सकता है, अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ो तो हर चीज इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन जो देखा ज्यादा है शायद वो नेचुरली आ जाता है, वो आसान पड़ता है, वो खुद पे ज्यादा मजे आते हैं, बट करने को तो मेरे ख्याल से कोई भी चीज में इंटरेस्ट आ सकता है। तो आपने पिछले दो सवाल मतलब 2 सवाल पहले एक सवाल पूछा था, किसने पूछा था आपसे कि नहीं, आपने उसका जवाब दिया था कि आपके पेरेंट्स को उस पे आप पे भरोसा था, तो आपने ऐसा क्या किया था जिससे भरोसा बना और उन्होंने ऐसा आपको अपॉर्चुनिटीज या फिर मौका दिया? मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया उससे उनको भरोसा आ गया, मेरे ख्याल से वो उल्टा है, उनको भरोसा है मुझ में, जिसकी जिसके मोटिवेशन से मैं चीजें कर लेती हूँ। तो वो दोनों तरफ से जाता है कि मैं चीजें करती हूँ तो उनको भरोसा आ जाता है, और क्योंकि उनको भरोसा है इसलिए मुझे भी भरोसा हो जाता है, इसलिए मैं भी कर पाती हूँ। तो वो मतलब वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं, वो कोई भी इंसान हो सकता है जो आपका मेंटर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्तों को भी आप में भरोसा है कि ये तो कर लेगी, वो भी चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और वो शायद भरोसा इसलिए भी होता है क्योंकि मतलब दोस्त है तो दोस्त में भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपने चीजें कर रखी है उसकी वजह से भी उनका भरोसा डेवलप होता है, मेरे ख्याल से वो दोनों तरफ जाता है। जैसे कॉलेज में क्लासेस में और बाकी सब दोस्त हैं, तो उन सबको भी भरोसा है कि मैं जो भी कर रही हूँ कुछ तो बढ़िया होगा, और मुझे भी उनमें भरोसा है, तो वो ऐसा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है जहाँ हम सब सोच रहे हैं कि हम सब कुछ तो बहुत अच्छा करने वाले हैं, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत कर सकते हैं। तो वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं, वो मेरे ख्याल से हर हर इंसान से, जिसको भी आप मेंटर समझते हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आपसे बड़े हो, आपके टीचर हो, कोई भी हो सकता है, वो भरोसा दोनों तरफ जाता है। बंटी बच रही थी। दीदी आपने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, आपको इंटरेस्ट भी है, तो आपको ऐसा लगा कि कॉलेज में जाने के बाद आपको जोर से बोलेंगे ताकि आवाज आ जाए। मतलब हम बुक पढ़ते हैं ना तो हमारी समझ अच्छी बन रही होती है,
तो आपको कॉलेज में कभी लगा कि आप जैसे प्रोफेसर से बात करते हो या अपने से बड़े उम्र के लोगों से या मतलब बहुत जानकार व्यक्ति से बात करते हो तो आप उनसे थोड़ा मतलब मैच कर पाते हो? नहीं, मैच तो नहीं कर पाओगे मैच क्योंकि नहीं, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया वो तो। लेकिन कुछ लगता है ना कि जैसे बहुत फायदा कर रहा है हमारी समझ बनाने में, सवाल जैसे चीजों को समझने में बुक पढ़ना हेल्पफुल है। मैं सवाल नहीं समझी। प्रोफेसर के साथ क्या चीज? मैं कैसे आप पूछ लीजिए, मैं समझती हूँ। मुझे जो समझ में आया कि जो भी प्रोफेसर है ना, जो भी मेंटर है, उनसे कैसे मतलब ऐसा आपको कब लगता था कि अच्छा ये जो हमें सब आपको समझा रहे हैं, आपको उसके उनके समझाने से फायदा हो रहा है आपकी चीजों को, शायद यही पूछ रहे थे? नहीं, आप अपना पूछ लीजिए, मैं ठीक है। मेरा तो पता नहीं, अगर ये सवाल हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगा। ये था कि अभी आप मतलब बाहर जा रहे हो ना पढ़ाई करने के लिए, तो वो क्या पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं फिजिक्स में मास्टर्स एंड पीएचडी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का, वो करने जा रही हूँ। उससे क्या होगा? ओ, उससे क्या? पता नहीं है। हाँ हाँ, तो मास्टर्स में तो कोर्सेज होते हैं, 2 साल का मास्टर्स है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होंगे फिजिक्स की बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में। फिर कोर्सेज करके वो हर फिजिक्स की हर फील्ड में होगा कोर्स। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसके और कोर्सेज भी ले सकती हूँ, जैसे बायोफिजिक्स करके एक फील्ड है जो फिजिक्स को बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं, उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं उसके काफ़ी कोर्सेज करूँगी। फिर उससे जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करूँगी, क्योंकि वो सारे प्रोफेसर्स अपनी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन अपना भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी सब लोग हैं, वो आपको तो पढ़ाते ही हैं लेकिन और कंटेंट भी डेवलप कर रहे हैं वो खुद ही। तो लोगों से इंटरेक्ट करके पता लगेगा कि ये जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, मुझे ये पसंद आया। तो उसके बाद 2 साल के बाद कुछ एग्जाम वगैरह होता है जो लिखना होता है, और मुझे चूज करना होगा कि मुझे कौन से प्रोफेसर के काम में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर अगले 3 साल पीएचडी होती है, जिसमें मैं उन प्रोफेसर के साथ काम करूंगी, उनकी रिसर्च में मदद करूंगी और अपना एक प्रोजेक्ट बनाऊंगी कि मुझे जो जो मैंने सीखा है अभी तक, मुझे ये सवाल आया, इस सवाल का जवाब मुझे 3 साल के लिए ढूंढना है। तो एक ऐसा कुछ ढूंढूंगी और 3 साल या जितने 4 साल 5 साल जितना भी समय लगता है उसमें अपनी पीएचडी थीसिस प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। वो किसी प्रोफेसर के साथ, मतलब कोई एक, जो मैंने जैसे मान लो अगर बायोफिजिक्स चूज कर लिया, तो जो प्रोफेसर उन फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ काम करके उनकी मदद ले लेके मैं अपना प्रोजेक्ट करूंगी। तो मैं सवाल बना? कोई बात नहीं, नहीं, पूछो एक बार, फिर से पूछो। जोर से थोड़ा बोलना, हमारी बात तो आवाज ही नहीं है। सवाल ही नहीं पता, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया तो। तुम प्रोफेसर के बारे में पूछ रही थी कुछ? नहीं, जैसे मुझे भी बुक पढ़ना पसंद है, अच्छा। स्पिरिचुअल बुक मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं चीजों को शायद अच्छे से समझ पाती हूँ। तो ऐसा आपके साथ हुआ है? मतलब किताब पढ़ के समझ पड़ती है? Yes. हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं ऐसी मैं पूछ रही थी। ठीक है। किसी का और क्वेश्चन है क्या? सवाल जवाब छोड़ के आप ऐसी कुछ बता दीजिए, इंटरेस्टिंग कुछ अलग। आई डोंट नो मुस्कान, आपको कुछ खुला, आप लोग को अगर कोई चीज है जो आपको लगता है मुझे बोलनी चाहिए, उस पे बात करनी चाहिए। पहले वाले जवाब का सवाल का आंसर दिया था कि इंटरव्यू देने जाना उससे पहले मैं खुद से दोस्तों को बोलती थी कैसे मेरे से सवाल करो, मैं जवाब दूंगी। बट हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 बैचेस हैं जो मैं देखते आ रही हूँ कि आप दो ना एक टास्क भी दे दो कि 5 इंटरव्यू आपको करना ही है मॉक, फिर भी नहीं लोग कर पाते। तो अंदर से क्या आता था कि लगता है अच्छा इंटरव्यू देने जाने से पहले मुझे तैयारी करना है या फिर दोस्तों को मॉक देना है, तो अंदर क्या बेनिफिट्स उसका दिखता था या फिर क्या उसका प्रो कॉन्स वो बता। मतलब देखो, अगर बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू चले गए तो गड़बड़ हो जाएगा इंटरव्यू, नॉट क्योंकि आपको आता नहीं है, क्योंकि आपको डर लग जाएगा। तो मतलब मॉक इंटरव्यू करना शायद इतना इसमें भी नहीं है कि सवाल का क्या जवाब दे रहे हो। मॉक इंटरव्यू करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब वो सवाल पूछेगी तो मैं डरूंगी नहीं, तो मुझे शांत दिमाग से सोच पाऊंगी कि हाँ ये मैंने करा है, ये मुझे इसका जवाब देना है, और मैं समय ले पाऊंगी कि हाँ ठीक है आपने सवाल पूछा है, 1 मिनट में सोच लेती हूँ। मतलब अगर आप बिना प्रिपरेशन के इंटरव्यू में चले जाओगे तो पक्का ही वो गड़बड़ हो जाएगा, और वो इसलिए गड़बड़ नहीं होगा कि आपको आता नहीं है, वो इसलिए गड़बड़ होगा कि
बाकी बहुत सारी चीजें हैं, डर जाना, शायद उन्होंने डरावने तरीके से सवाल पूछ लिया, उन्होंने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो उस सब के लिए शांत दिमाग से ये सब कर पाना के लिए मॉक इंटरव्यूज, मतलब मॉक इंटरव्यू तो खैर मतलब मतलब ऐसे वैसे इन जनरल सवाल हाँ सवाल के बारे में सोचना मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो मेरे ख्याल से। अम, और मतलब मैक्सिमम क्या होगा, मॉक इंटरव्यू नहीं करोगे तो इंटरव्यू में मतलब वो चेक करके देख लो कि मॉक इंटरव्यू मत करो, जाओ इंटरव्यू में सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलोगे हाँ मॉक इंटरव्यू करना चाहिए था। उससे अच्छा पहले ही कर लो, क्योंकि जो आपको बोल रहे हैं मॉक इंटरव्यू करने के लिए वो खुद एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं कि मैं बिना मॉक इंटरव्यू के चली गई थी और गड़बड़ हो गया था, इसलिए तुम्हें मॉक इंटरव्यू करना चाहिए। तो उस हिसाब से बाकी सबके एक्सपीरियंस पे बस भरोसा कर लो कि वो किसी काम से तो बोल ही रहे होंगे, करके देख लेते हैं। तो अभी तक घर पे भी रहे, कॉलेज भी गए, एक चीज जिसमें कि आप फेल हो गए, उसके बारे में बताओ, जिसमें आपको लगा कि आप फेल हो गए। हाँ बिल्कुल। मतलब शायद कोर्सेज रहे होंगे कुछ जो वो पढ़ाई के बारे में जरूरी नहीं, किसी जिंदगी में कोई भी आपको चीज जब लगा दिया और फिर हमें से बुरा भी लगता है, हाँ तो फिर उससे निकलने की भी है। मतलब अभी तो खैर एकेडमिक्स में ही आ रहा है, कुछ कोर्सेज थे जो मुझसे नहीं ही हो पा रहे थे। काफी शायद सब्जेक्ट मुश्किल हो रहा है, शायद प्रोफेसर की वजह से नहीं समझ में आ रहा है, या मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ कोर्सेज थे, वो है ऐसा कुछ। हाँ कुछ नहीं तो अगर वैसा हो रहा था तो क्या किया? मतलब जैसे अगर कोई कोर्स है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आइडियल चीज जो करनी चाहिए वो है प्रोफेसर से बात करो, लोगों से बात करो कि नहीं हो पा रहा है, मदद चाहिए। कभी कभी वो भी शायद नहीं हो पाता है क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। अम, लग रहा है कि नहीं नहीं खुद से कोशिश करके कर लो। अम, तो मतलब लर्निंग तो ये रहेगी कि गड़बड़ हो रही है तो रीच आउट फॉर हेल्प। क्या किया जिससे चीजें ठीक हो गई? मतलब ऐसे कोई स्टार्क फेलियर जैसा मोमेंट तो नहीं लग रहा कोई अभी। मतलब छोटी छोटी फेलियर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट 6 महीनों में कॉलेज में एक अपना खुद का प्रोजेक्ट किया, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट। उसमें तो हमारे यूनिवर्सिटी में सभी मतलब मेरे फिजिक्स में सभी को करना होता है, एक एक आप प्रोजेक्ट चूज करते हो एक प्रोफेसर के साथ, और वो प्रोजेक्ट आप खुद ही से करोगे और प्रोफेसर के साथ काम करते रहोगे। तो स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्ट था वो, क्योंकि उसमें मतलब मुझे सीखना भी खुद से है, लेकिन क्या मुझे सीखना है वो भी मुझे ही डिसाइड करना है। तो तो मेरे ख्याल से उसमें गड़बड़े हुई इन द सेंस कि मैं कोशिश करती थी कि चलो ये चीज ट्राई करके देखते हैं, जैसे वो केमिस्ट्री का काफी काम था उसमें, तो मैं कुछ कोशिश करती थी, इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी, इतना हफ्ते 2 हफ्ते मैंने कई बार लगाए कि आज ये बनाया कल ये बनाया फिर ये बनाया, 2-3 हफ्ते निकल गए और एंड में पता लगा कि एक्चुअली मैं कुछ गड़बड़ कर रही थी। और ये मेरे साथ हुआ मेरे प्रोजेक्ट में। तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के लास्ट के 1-2 महीने में मुझे बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ गया, क्योंकि पहले 2-3 महीने में जो कर रही थी गड़बड़ था वो। और वो गड़बड़ मेरे ख्याल से इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इतना डिस्कस नहीं किया वो लोगों के साथ, मुझे लगा कि ये ठीक है तो ऐसे कर लेते हैं, कर लिया, और बाद में समझ में आया कि एक्चुअली गड़बड़ था। अम, तो उसकी वजह से लास्ट कुछ महीनों में काफी ज्यादा काम करना पड़ गया था। अम, तो उसमें भी आई थिंक फाइनली लर्निंग तो यही रही कि
डिस्कस करते रहो चीजें जो कर रहे हो, लोगों को इन्वॉल्व रखो, लोगों को मदद लेते रहो, ऐसा कुछ आई थिंक और अभी तो यही दिमाग में आ कोई रहा है। एक चीज जिस पे आपको बहुत गर्व कि आप मैंने तो ये एकदम तोड़ के रख दिया, बहुत ही अच्छा किया। हाँ, हाँ, मतलब मेरे ख्याल से वो चीज भी इसी प्रोजेक्ट में मैं कहूंगी कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट किया, गड़बड़ें भी बहुत सारी हुई, लेकिन फाइनली अमेजिंग भी सबसे ज्यादा वही था मेरे ख्याल से। क्रिया का पूरा हाईलाइट यही था मेरा ये अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि सब कुछ इसमें अपना ही था, गड़बड़ें भी सारी अपनी थी, लेकिन अचीवमेंट्स भी सारे मेरे अपने ही थे। जितना भी उसमें से निकल के आया, फाइनली हमें एक प्रेजेंटेशन देनी होती है पूरे डिपार्टमेंट को, सारे फिजिक्स के प्रोफेसर आएंगे, सारे स्टूडेंट्स आएंगे, और भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट से। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने दी, वो कितनी 1 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है वो, 1 घंटा मैं बस बोल रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में। वो मेरे ख्याल से मेरा सबसे गर्व वाला मोमेंट था, कि मतलब मुझे वैसे प्रेजेंटेशन देना बहुत ही नेचुरली नहीं आता है, तो लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरा अपना प्रोजेक्ट है, तो ऐसा प्रेजेंटेशन देते वक्त ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि बस ये मैंने बहुत अमेजिंग चीज करी है और मैं सबको बता रही हूँ कि मैंने ये किया है, और मैंने इससे ये सीखा और ये जाना इसके बारे में। तो आई थिंक क्योंकि ये पूरा अपना प्रोजेक्ट था, इसलिए गड़बड़ भी सबसे ज्यादा इसी में हुई और अच्छा भी सबसे ज्यादा उसी में। थैंक यू जी अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके कोई सवाल सपने वालियों के लिए? मतलब सवाल तो लेकिन बहुत सारे हो तुम लोग। सभी से जानना चाहूंगी कि क्या क्या करने वाले हो। कितना समय हुआ है अभी सबको यहाँ पे? 3 मंथ 3 ही महीने। 2 महीने नहीं हुए हैं पूरे। 3 महीने भी नहीं हुए। तो तुम लोग मैं तो जानना चाहूंगी तुम लोग के क्या सपने हैं, क्या करना चाहते हो, और यहाँ आके तो बहुत सारे नए लोगों से मिले भी होगे, नए नए देखा होगा कि ये भी सपने हैं, तो क्या क्या तुम्हारे सपने, क्या क्या करना चाहते हो? ये सवाल होगा जिसको भी दिमाग में आ रहा है, कोई अपना सपना बताना चाहिए। मेरा सपना है कि अगले 1-2 साल में जब भी सेशन ले रही हूँ तो यहाँ जगह ही ना और किसी को मेरा सपना है मैं बहुत बड़ा कोल्डर बनूंगा, इस सहायता कोल्ड लिखूंगी। ऐसा सपना होना चाहिए। सपने हमेशा से बहुत ही ज्यादा बड़े होने चाहिए, तो इतना बड़ा सपना करो कि कुछ ना कुछ तो उसमें से हो ही जाए। ना बड़ा छोटा तो बन जाएंगे। हाँ। मेरा भी एक सपना है कि मुझे समाज सेवा करना बहुत पसंद है, जैसे मेरी मम्मा करते हैं। तो मुझे भी एक सेंटर खोलना है जिसमें मैं भी लोगों को पढ़ा सकूं। जहाँ तक स्कूल नहीं है, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन पहुंचा पाऊं, मेरा एक सपना है। और कोई शेयर करना चाहेगा अपना सपना? दीदी, मेरा खुद का सपना यह है कि मैं अपने जिस समुदाय से मैं आती हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, और बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, हम लोग जो कास्ट से मैं आते हैं, तो उसमें मैं अपना खुद का पहचान बनाना चाहती हूँ अपने समुदाय में। मेरा सपना है कि मतलब जब मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब लग जाएगी, तो मैं उस जॉब के साथ साथ मैं लॉयल की भी पढ़ाई करूँगी, और लॉयल बनना चाहती हूँ। और मेरा सपना है मैं एक ऐसा ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ जिससे मैं देश की रक्षा कर सकूँ। सबसे बढ़िया बढ़िया सपने।
ठीक है, क्लोज करें हम लोग। थैंक यू सो मच, बहुत ही तो प्यारे सबसे सवाल थे। पहले एक बात बोलूंगी, जब ये मौका मिले ना अपना सपना बताने की, तो जोर से बोलना उसको जरूरी है। नहीं बोलोगे तो, जब नहीं बोला तो सिर्फ सपना खुद में देखा और किसी को नहीं बताया तो मर जाता है, लेकिन जब बोल के बाहर निकलता है ना, तो आप कभी भूल भी गए तो आपके दोस्त उसे याद दिलाते हैं, और फिर आप दुनिया के सामने बोल रहे हो तो ये मेरा सपना है और मैं कह रही हूँ, मैं जिम्मेवारी ले रही हूँ। जैसे मैंने बोल दिया तो मैं जिम्मेवारी लेती हूँ कि मैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो बोलो, खुल के बोलो, है ना? आपके सपने सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं यही कैंपस आती रहती हूँ, अगर और किसी को सवाल है तो कभी भी आके पूछ सकते हो।